Good morning, students. Today we are discussing solving simultaneous linear equations by graphical method. आपको मालूम है ना simultaneous linear equations कैसी दिखती हैं? Equations जो कि ax plus by plus c फॉर्म में रहती हैं. मतलब हमने ऐसी equations पहले देखी हुई हैं. जैसे एक इक्वेशन लिख देता हूँ, x plus 2y इज इक्वल टू 3 और एक है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2. देखो, दो इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिखी. नॉर्मली आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना यानी x और y की वैल्यू ढूंढने के लिए तीन मेथड्स अप्लाई करना सीख चुके हो, जिसमें उन तीन मेथड्स का नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये तीन मेथड्स आपने देखी थी काहे के लिए? सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर ग्राफिकल इक्वेशन के लिए. अब मैं आज आपको एक और मेथड बता रहा हूँ. मतलब ये मेथड मिलाकर चार मेथड्स हो जाती हैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. ये जो मेथड है, इस मेथड को खास नाम दिया गया है ग्राफिकल मेथड. मतलब ये जब आप सॉल्व करते हो इस मेथड से, ये थोड़ी दूसरी मेथड से लंबी हो जाती है मेथड, और ये हमें ग्राफ पेपर पे करनी पड़ती है. इसीलिए इस मेथड को ग्राफिकल मेथड कहते हैं. ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे पेपर में ग्राफिकल मेथड से, यू नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन द ग्राफ पेपर. ठीक है, और इससे भी वही आंसर x और y का निकल कर आएगा जो कि वो बाकी तीन मेथड्स देने में सक्सेसफुल थी. मतलब टोटल आपको मिलाकर देखा जाए तो अगर आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं ऐसी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अगर ऐसी दो इक्वेशंस हैं तो इनमें इक्वेशंस में x और y की वैल्यू निकालने के लिए इस मेथड को मिलाकर चार मेथड्स एग्जिस्टेंस में आती हैं. जो पहली तीन मेथड्स हैं वो तो उस चैप्टर जो 6th चैप्टर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. वो तीन मेथड्स कौन सी हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक और मेथड पढ़ाई जाती है जिसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं, क्योंकि ये ग्राफ पेपर पे करी जाती है. कैसे करी जाती है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि ये वही चीज़ है. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका है, बस एक नई मेथड है विच इज़ नोन एज ग्राफिकल मेथड. ठीक है, चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको अगर याद हो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाते थे, तो उसी मेथड को बेस बनाकर इस मेथड पे प्रोसीड किया जाता है. मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ध्यान से देखिए. सबसे पहले आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी और आपसे बोला जाएगा इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करके, इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करके आप ग्राफ पेपर के ऊपर वो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करो, लेकिन ग्राफ पेपर के ऊपर कैलकुलेट करो. तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसको देखो ध्यान से, मैं करके बताता हूँ आपको. सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लोगे, कोई भी एक, मतलब फर्स्ट ले ली मैंने, उसको आप लिखोगे ऐसे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3. सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह आप यहाँ पे y को आइसोलेट करोगे, y को अकेला कर दोगे, तो ये ऐसा दिखने लगेगा. 2y इज इक्वल्स टू 3 माइनस x. आपने x को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसपोज किया, पुश किया इक्वल टू के उस तरफ. क्यों? क्योंकि y को आइसोलेट किया. तो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस x बाई 2. y इज इक्वल्स टू 3 माइनस x बाई 2. अब आप क्या करोगे, एक चार्ट बनाओगे यहाँ पे, उसमें लिखोगे एक जगह x, एक जगह y. ठीक है, अब अपने मन से
x की कोई भी वैल्यू अज्यूम करोगे, अपने मन से कोई भी वैल्यू आप अज्यूम कर लोगे, जो आपको नंबर अच्छा लगता है x की जगह आप वो सब्सटीट्यूट करोगे। मैं पहले x की जगह क्या करता हूँ, 1 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो x की जगह मैंने 1 सब्सटीट्यूट करा तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, x की जगह 1 डाला अपॉन 2, दैट इज 2/2 कैंसिल होके ये भी 1 बन गया। मतलब y का आंसर क्या निकल कर आ गया, 1। मतलब x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करा तो y का आंसर भी निकल गया 1। अब x की जगह फिर से कुछ सब्सटीट्यूट करता हूँ अपने मन से। x की जगह मैं डाल देता हूँ -1। x की जगह मैंने डाला -1, तो -1 डाला तो ये माइनस के बन गया y इज इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन 2, मतलब ये बन गया 4/2। इसका आंसर आया 2, तो y का आंसर आ गया 2। ठीक है, आप चाहो तो 2 पॉइंट्स निकाल सकते हो, 3 पॉइंट्स निकाल सकते हो। वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप 3 पॉइंट्स निकालो, लेकिन अगर आपने 2 पॉइंट्स भी ऐसे करके निकाल लिए तो काम 2 पॉइंट्स में भी हो जाता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स निकालने का ऐसा कोई कंपल्शन तो नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मानी जाती है कि भाई 3 पॉइंट्स निकाल लिए तो आराम से सवाल हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, आप चाहो तो 2 पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। मैं एक और निकाल के रख देता हूँ। x की जगह मैंने डाल दिया 3, तो जैसे ही x की जगह 3 डाला तो ये बन गया y 3 माइनस 3/2, तो ये बन गया 0/2 इक्वल टू 0। मतलब आपके कोऑर्डिनेट्स बन गए। पहला कोऑर्डिनेट बना 1,1, दूसरा कोऑर्डिनेट बना -1,2, तीसरा कोऑर्डिनेट बना 3,0। ठीक है, ये आया समझ में? इज दिस क्लियर? ठीक है। सिमिलरली अब आप फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपने ये काम किया, ये बिल्कुल वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की जैसे मैंने काम किया, y को आइसोलेट करा। अब मैं सेकेंड इक्वेशन के लिए भी ऐसा ही काम करूँगा। ये सेकेंड इक्वेशन है, इसमें भी वही काम करूँगा। ध्यान से देखिए, इसमें भी वही काम कर रहा हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन का सारा करा हुआ मटेरियल है, तो इसको एक तरफ कर लेता हूँ। ये उसके पॉइंट्स हैं फर्स्ट इक्वेशन से आए हुए। सेकेंड इक्वेशन पे अब काम कर रहा हूँ। सेकेंड को देखिए, सेकेंड क्या थी, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2। तो 3y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4x, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4x अपॉन 3। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4x अपॉन 3। अब वैसे ही ये एक ऐसा कॉलम बनाऊंगा, अलग अलग वैल्यूज़ डालूंगा x की जगह। हाँ, x की जगह अलग अलग वैल्यूज़ डालूंगा। अभी x की जगह सबसे पहले मैं डाल देता हूँ -1। तो x की जगह अगर मैंने -1 डाला तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 इंटू -1/3। मतलब ये बन गया 2 प्लस 4/3 यानी 6/3 यानी 2। मतलब y का आंसर आ गया 2, है ना। x की जगह -1 सब्सटीट्यूट करा तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग y का आंसर आ गया 2। ठीक है, अब x की जगह कोई और नंबर सब्सटीट्यूट करता हूँ। ऐसे नंबर्स करो कि उसका आंसर में जो y का नंबर आ रहा है ना, वो भी एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू आए, है ना। ऐसे फ्रैक्शन वैक्शन में नंबर लाओगे तो आप ही को तकलीफ जाएगी प्लॉट करने में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा ऐसी वैल्यूज़ लिया करो कि नॉर्मल नंबर्स मिले। तो अब एक तो हो गया, दूसरा सोचता हूँ y की जगह अगर मैंने 3 डाल दिया, 4 3 12, नहीं, अगर मैंने -4 14
x की जगह 0 -2 डाला तो ये बन जाएगा 8 + 2 10/3 हो जाएगा। हाँ, टू डाल दूं तो x की जगह अगर मैं 2 डाल दूं, x की जगह 2 डाल दूं तो ये बन जाएगा y = 2 - 4 × 2/3। ठीक है, तो ये बना 2 - 8 मतलब -6/3 और -6/3 का आंसर आता है -2, तो यहाँ पे डाल दिया -2, है ना। तो 2 पॉइंट्स तो मिल गए। 2 पॉइंट्स भी सफिशिएंट रहते हैं, लेकिन एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि 3 पॉइंट्स ढूंढे जाते हैं, इसलिए तीसरा भी ढूंढना पड़ेगा। तो x की जगह मैं तीसरा पॉइंट क्या डालूं, -4 डालता हूँ, तो -4 डालूंगा तो ये बन जाएगा 16 + 16 + 2 18, -4 डालता हूँ, x की जगह -4 डाला, है ना। तो ये बन गया 18/y = 2 - 4 × -4/3 -4 × -4 16 + 2 18/3, तो ये बन गया 6, तो ये वैल्यू आ गई 6। अब देखो यहाँ 3 पॉइंट्स भी मिल गए मुझे, -1, 2, 2, -2 और -4, 6। ठीक है, ये आया समझ में? क्लियर है इतना? ध्यान से देखो, ये समझा कि नहीं समझा? ऑब्जर्व दिस केयरफुली। मैंने क्या किया, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने दोनों इक्वेशंस को इंडिविजुअली, पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को उठाया, y को आइसोलेट करके लिखा, ये टेबल बनाया जिसमें x की अपने मन से वैल्यूज़ अज्यूम करता रहा। अपने मन से आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, आपको जो नंबर अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ, मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि ऐसा इंटीजर वैल्यू अज्यूम करो कि उसको अज्यूम करने के बाद जो y का भी आंसर आए ना, वो एक नॉर्मल इंटीजर आए। फ्रैक्शन वगैरह में आंसर आया ना तो आपको ही प्लॉट करने में दिक्कत जाएगी, इसलिए हमेशा x की ऐसी वैल्यूज अज्यूम करो कि y की भी आपको इजी टू ड्रॉ वैल्यूज मिल जाए। ठीक है, सिमिलरली मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए करा, यही वाला काम मैंने सेकंड इक्वेशन के लिए भी करा। y को आइसोलेट करा, y को अकेला करा, पहले x को यहाँ पुश करा और y की वैल्यू निकाली। फिर ये टेबल बनाया जिसमें वैल्यूज इक्वेट करी और उसको सॉल्व करके ऐसी 3 वैल्यूज निकाल ली। अब आप देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो हम प्रोसीजर करते हैं ना, y को आइसोलेट करना और x को उस तरफ पुश कर देना, इससे, ऐसा करने से जो y वाला वेरिएबल रहता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। और ऐसी इक्वेशन में जिसमें y आइसोलेटेड है, जो भी वेरिएबल आइसोलेटेड रहता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो भी वेरिएबल आइसोलेटेड रहता है वो वेरिएबल हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। और जिस वेरिएबल को आप इक्वल टू के उस तरफ पुश करते हो, मतलब नंबर्स के साथ में रखते हो, उस वाले वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हो। ध्यान से देखो, यहां से भी ये बात को समझा जा सकता है। आप x के अंदर अपने मन से कोई भी वैल्यू डालते थे। आप पहले x की जगह 1 सोचे तो आपने y का आंसर निकाल लिया यहाँ पे कि x की वैल्यू अगर 1 है तो y का आंसर भी निकल गया 1।
x का आंसर 1 है तो y का, आप हर बार x की जगह अपने मन से एक एक वैल्यू डाल देते थे और y का आंसर उसी के हिसाब से बाहर निकलता था। जो आपने x की वैल्यू डाली, जो भी आपने x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करा, उसके अकॉर्डिंग ही y का वैल्यू बाहर निकल रहा था। इसीलिए ऐसे सिस्टम में कहा जाता है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे भी मैंने वही काम किया, y को आइसोलेट करा, x की वैल्यूज़ अपने मन से डाली। ये इंटीजर वैल्यूज़ मैंने अपने मन से सोची थी, कोई उसमें मेरे पे कोई कंपल्शन नहीं था, मैं अपने मन से x की कोई भी वैल्यू सोचता था। अब मेरे पास ये फ्रीडम थी कि मैं x की कोई भी वैल्यू सोच सकता था, तो मैं इंडिपेंडेंट था x को लेकर। इसीलिए x इस क्वेश्चन में, ये जो पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, इसमें x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू मैं खुद से सोचता हूं। और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू मैं x की वैल्यू रखने के बाद ही ढूंढ पाता हूं। x की वैल्यू रखता हूं तो मुझे y की वैल्यू बाहर मिलती है। इसीलिए x will be known as independent variable and y is known as dependent variable। या इसको ऐसा भी याद रख सकते हो, जिस वेरिएबल को आप आइसोलेट करके रख देते हो ना, जैसे यहाँ y को आइसोलेट करके आपने रखा हुआ है, तो जो आइसोलेटेड वेरिएबल रहता है वो हमेशा डिपेंडेंट वाला वेरिएबल रहता है, और जो आइसोलेटेड नहीं रहता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वाला रहता है ना। तो भाई ऑब्वियसली इसको आप ऐसा भी लॉजिक सोच सकते हो कि जिस आदमी को आपने आइसोलेट करके अकेला छोड़ दिया तो वो सब चीज़ों के लिए आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा, उसको खाना पानी सब आपको ला के देना पड़ेगा। तो y को अगर आपने आइसोलेट कर दिया है तो y डिपेंडेंट बन जाता है, और जो सबके साथ जा रहा है x वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम, काफ़ी कुछ उसके सामने सब चीज़ें रहेंगी तो अपना खुद कुछ काम कर सकता है वो। ठीक है, तो जो आइसोलेटेड हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, वो लोग डिपेंडेंट बन जाते हैं, और जो लोग सबके साथ रहते हैं वो इंडिपेंडेंट होने के उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ x बाकी नंबर्स के साथ चला गया था इसलिए इंडिपेंडेंट, y अकेला था इसलिए डिपेंडेंट। एक और लॉजिक ऐसा भी कहता है, आप x की वैल्यूज़ अपने मन से चूज करते हो इसलिए x को इंडिपेंडेंट कहते हो। y के आंसर्स उन x की वैल्यूज को जो चूज करा उस पे, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, हेंस y इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब ये ग्राफिकल मेथड को मैं आगे पुश करूंगा कि इससे आंसर कैसे निकालते हैं। दिस इज द स्टार्टिंग प्रोसीजर। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उन 3 मेथड्स के अलावा ये एक और मेथड है जिस इज नोन एज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको खास ये लिख कर आता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ग्राफिकल मेथड, तो आपको ये मेथड भी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये अभी सिर्फ सॉल्व करके रखा, अब मैं इसको प्लॉट करना सिखाता हूँ कि इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे। ओके, थैंक यू।